हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है। इसमें आज हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि शताब्दियों पूर्व तक यह माना जाता था कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही माना जाता था। मतलब बहुत पहले क्या माना जाता था कि मनोविज्ञान क्या है, दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट है। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किए गए। तो किसी भी विषय को अगर स्वतंत्र बनाना है तो सबसे पहले उसकी परिभाषा आवश्यक होती है। तो इसलिए मनोविज्ञान को स्वतंत्र बनाने के लिए, स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करने की आवश्यकता हुई और उसको प्रारंभ किया गया इसको परिभाषित करने की। उसके बाद साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइके प्लस लॉगस। ध्यान रखिएगा, साइके का अर्थ होता है आत्मा तथा लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ये तो सबको ही पता है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा के साइकी प्लस लोगस। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो जो हम आत्म अध्ययन या आत्मा का अध्ययन करते हैं वही साइकोलॉजी कहलाता है। मनोविज्ञान वही फिगर लगाया है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार ग्रीक भाषा के दो शब्द साइके प्लस लोगस से मिलकर बनी है। साइकोलॉजी का अर्थ होता है मन का विज्ञान, साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो मनोविज्ञान का क्या अर्थ हो गया? मन का विज्ञान। ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान का क्या अर्थ हो गया? मन का अध्ययन हो गया। 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टिक के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। तो 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु जैसे दर्शन शास्त्री लोगों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। पाम्पानाजी व उनके सहयोगी थॉसर्ड रीड ने 17वीं शताब्दी में मन के विज्ञान के रूप में इसे परिभाषित किया। तो मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? पाम्पानाजी व उनके सहयोगी थॉसर्ड रीड ने। 19वीं सेंचुरी में विलियम वुड, विलियम जेम्स, जेम्स ली, टिचनर आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। तो विभिन्न जो दर्शन शास्त्री थे, विभिन्न मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी। देख लीजिएगा, लेकिन ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये यूपी टेट में ज़्यादा पूछा जाता है। यूपी टेट में ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं जो याद करने वाले होते हैं। सी टेट में समझ आधारित प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी दो शब्दों से बन के बना है, यूनानी भाषा के, ग्रीक या लैटिन भाषा के। साइके जिसका अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ अध्ययन, ये तो पता ही होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। तो 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु आदि मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को माना। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। तो चूँकि आत्मा शब्द की व्याख्या पूरे ढंग से नहीं हो सकी कि यहाँ आत्मा शब्द से तात्पर्य क्या है, इसलिए इस परिभाषा को अमान्य माना गया। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पाम्पानाजी व इनके सहयोगी थॉसर्ड रीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य व अपूर्ण अर्थ होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। चूँकि इसकी भी परिभाषा अमान्य थी व इसका अर्थ पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सका कि यहाँ मन या मस्तिष्क से क्या तात्पर्य है, इसलिए इसको भी अमान्य मान लिया गया। अब 19वीं शताब्दी में देखते हैं कि विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्सस ली, टिचनर, वाइब्स आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। ध्यान रखिएगा, 19वीं सेंचुरी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई। विलियम वुंड ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में थे। 1879 को प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में 1915 कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ध्यान रखिएगा, 1879 में कहा, इसमें दो चीज़ यहाँ एक वो कॉमन नहीं है कि विलियम वुंड ने कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और भारत में सबसे पहली कौन सी थी? 1915 में कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई। तो अगर पूछा जाएगा कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 में विलियम वुंड द्वारा। और भारत की पूछी जाएगी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई और कब? 1915 में कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित की गई। तो चूँकि 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला पूरे विश्व में
विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन, पहली बात तो पुस्तक ही इंपॉर्टेंट है, विलियम मैकडूगल क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल की पुस्तक कौन सी है? आउटलाइन साइकोलॉजी, और इसमें चेतना शब्द की निंदा की गई है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। ध्यान रखिएगा, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान माना गया, और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है, और आज भी यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन और इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक आदि हैं। तो मतलब जो बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं वो भी मनोविज्ञान को व्यवहार का ही विज्ञान मानते हैं। वाटसन का कथन एक इम्पॉर्टेंट है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो वाटसन ने क्या कहा था? तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। मतलब वो जो चाहेंगे वो वैसा ही बालक व्यवहार करेगा, ऐसा वाटसन का कहना था। आगे देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। ध्यान रखिएगा, वुडवर्थ का एक कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मतलब कि जैसे जैसे मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी थी उसी के अनुसार उन्होंने कहा कि सबसे पहले आत्मा को त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क को त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज व्यवहार के स्वरूप में को स्वीकार कर लिया मनोविज्ञान ने। मैकडूगल का कथन देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान। ध्यान रखिएगा, मैकडूगल ने क्या कहा है? सबसे पहले इन्होंने ही बताया था व्यवहार के रूप में, तो मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो लगभग मिलती जुलती कथन होते हैं। स्किनर के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वाटसन का कथन देख लेते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, वाटसन के अनुसार क्या है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का शुद्ध रूप होना, निश्चित रूप होना, सकारात्मक व धनात्मक विज्ञान होना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। आगे देखते हैं। अगला है कि मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं। अगला हमारा बिंदु या टॉपिक क्या है? मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं या क्षेत्र। चलिए देखते हैं। तो उसमें देखते हैं, पहली है सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान, तीसरा तुलनात्मक मनोविज्ञान, चौथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पांचवा समाज मनोविज्ञान, छठा औद्योगिक मनोविज्ञान, सातवां बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, इंपॉर्टेंट है ये, आठवां किशोर मनोविज्ञान, नौवां प्रौढ़, फिर विकासात्मक आएगा, फिर निदानात्मक, उपचारात्मक या फिर क्लिनिक मनोविज्ञान। उसके बाद परा मनोविज्ञान जो मेटाकॉग्निशन से संबंधित होता है, ये सबसे आधुनिक शाखा है। उसके बाद पशु मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान आता है। इसमें से जो प्रमुख है उसको हम देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोएकल को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाएगा तो किसने किया था? रुडोल्फ गोएकल ने किया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग माना, और उन्होंने नहीं बताया कि दर्शन शास्त्र एक अलग विषय है और मनोविज्ञान एक अलग विषय है। और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं, जो मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें यही बताया जा रहा है कि विलियम जेम्स ने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया है। बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन, प्रोवेल, हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा, बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन और ये आदि लोग थे, इनके ही प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को सूत्रपात रूसो ने किया था, और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को लाने का वो श्रेय किसको जाता है? रूसो को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल में लिखा है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल में लिखा है, शिक्षा संस्कृत के शिक्षा धातु से बना है। तो इसमें दो पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है, और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का वो कार्य किसका है? रूसो का है। रूसो के कुछ कथन देख लेते हैं। रूसो के अनुसार
बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। तो रूसो ने क्या कहा है, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, और इन्होंने ही मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का प्रयास किया था और इनको ही श्रेय जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव को वर्णन और व्याख्या करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने का वर्णन करता है। सिंपल है, याद कर सकते हैं। और तो स्किनर का इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अब देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ए जिसका अंतर से होता है और डू को मतलब बाहर निकलना। तो अंदर, यहाँ अंतर नहीं अंदर होगा। ई मतलब अंदर से और डू को मतलब बाहर निकालना। तो मतलब एजुकेशन क्या है कि जो हमारे शरीर का ज्ञान है उसको बाहर निकालना, वही एजुकेशन कहलाता है। अर्थात शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालना, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के या लैटिन भाषा के, जो कि है ई प्लस डू को। ई का अर्थ होता है अंदर से और डी को मतलब बाहर निकालना, मतलब बालक की योग्यताओं को बाहर निकालना ही एजुकेशन कहलाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो अन्य शब्दों से भी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति अन्य लैटिन भाषाओं से भी मानी गई है। एजुकेयर और एजुकीसियर माना गया है। एजुकेयर यहाँ का अर्थ क्या होता है कि पालन पोषण करना, और एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। तो मतलब वही बात हो गई कि जो अंतर्निहित योग्यताएं हैं किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की, उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन होता है। उससे संबंधित एजुकेयर वर्ड है, एजुकेयर भी वर्ड है, और ई और डुको भी वर्ड उसी से संबंधित है। अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। वही एजुकेशन है, मानव के व्यवहार में परिवर्तन करना और उसके अंदर की जो योग्यताएं हैं उसको बाहर निकालना। अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान में नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया ही जाता है, ये तो सबको ही पता है। विभिन्न नियम है उस शिक्षा में, उसका यूज किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। तो चूँकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का भी हम अध्ययन कर सकते हैं और इसका भी निरीक्षण हम कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष को शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। तो जो व्यक्ति का व्यवहार कैसे है उसको शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करने का काम किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है लेकिन शैक्षणिक परिस्थितियों में करता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन भी करता है। तो वही दोनों कथन एक जैसे हो गए कि व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन तो करेगा लेकिन शैक्षणिक परिस्थितियों में करेगा, या फिर वैज्ञानिक अध्ययन उसका करेगा। वैज्ञानिक मतलब कि एक जिसका नियम फिक्स होता है, जो अध्ययन जिसमें एक नियम फिक्स होता है, एक तरीका फिक्स होता है, वही वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, ये तो सबको ही पता है, विद्यादायक है, सकारात्मक विज्ञान है। यह केंद्रित करता है, यह क्या केंद्रित करता है, शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, अतीत की ये अपेक्षा करता है और वर्तमान की घटनाओं से क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है उससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये सब पॉइंट है। 8वां पॉइंट देख लेते हैं, जो शिक्षा के कब और कैसे और आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान है। तो और ये शिक्षा के कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के भी ऊपर ध्यान देता है। इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके नियम सिद्धांत सार्वभौमिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक परिस्थिति में एक नियम सही है, दूसरी परिस्थिति में वो नियम गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। नियम फिक्स है, अगर वो पहली परिस्थिति में सही है तो दूसरी परिस्थिति में सही होंगे, अगर पहली में गलत है तो दूसरी में गलत हो जाएंगे। यही कहा जाता है कि नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होना। जैसे कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हर जगह एक ही तरीके से फॉलो होता है, या फिर a+b का होल स्क्वायर, ये सारे नियम क्या हैं, सार्वभौमिक है। ऐसे ही शिक्षा के नियम भी सार्वभौमिक और इसके सिद्धांत सार्वभौमिक है। मतलब अगर एक जगह ये सही है तो दूसरी भी जगह सही होंगे, हर जगह ये सही होने चाहिए, और अगर एक जगह गलत है ये नियम तो दूसरी भी जगह गलत हो जाएंगे। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है एक बच्चे का व्यवहार आगे चल के कैसा होगा। बच्चे के व्यवहार को हम देख के उसके वैज्ञानिक अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि ये बच्चा आगे कैसे हो सकता है। यही कहा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान से भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता आप देख लेते हैं। स्वयं को पहचानने में सहायक होता है। ध्यान रखिएगा, स्वयं शिक्षक को स्वयं को पहचानने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत आवश्यक होता है कि मैं खुद कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, मेरा व्यवहार बच्चों के लिए कैसा है। इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है।
साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक को पहचानने में सहायक होगा, बालक कैसा है, बालक की दिक्कत कहाँ आ रही, बालक अच्छा कहाँ है, बालक की मनोवैज्ञानिक दशा कैसी है, बच्चों की दिक्कतें कहाँ आ रही, ये सब पहचानने में मनोविज्ञान बहुत ही, इसमें बिना पूछे ही आप लगभग चीज़ें आप जान सकते हैं। शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में सहायक होता है। बिल्कुल, मनोविज्ञान जो होता है, शिक्षक मनोविज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाता है। शिक्षक जो है वो और व्यापक ढंग से सोचने में सहायक होता है। किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियाँ जागृत करने में सहायक होता है। बिल्कुल, शैक्षणिक प्रस्तुति अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सहायक होता है। बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति व समदृश्य भाव अपनाने में सहायक होता है। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान से क्या होता है कि आप सभी बालकों को एक नज़र से देखेंगे, सबको प्रेम की नज़र से, सबको सहानुभूति व सबको समान देखेंगे, वही इसमें बताया जा रहा है। छठा क्या है, बालक के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षक विधियाँ अपनाने में सहायक। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान में ही शिक्षक विधियाँ दी गई होती हैं ना, जो सरल से कठिन की ओर दी गई होती हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर उदाहरण से नियम की ओर। तो ये सब जो विधियाँ हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान का ही अंग है, और इसी के द्वारा हम बालकों के चहुमुखी विकास कर सकते हैं उचित शिक्षण विधियाँ अपनाकर। बालकों को अभिप्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत करना। बिल्कुल, अगर बालक को किसी चीज़ में अरुचि है, उसको उस चीज़ में रुचि नहीं आ रही है, तो हम उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के ही माध्यम से, कि हम उससे कि कोई ना कोई शिक्षण विधि ऐसी अपना लेंगे जिससे उसको रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो शिक्षण विधियाँ शिक्षा मनोविज्ञान का ही रूप है, तो इसमें भी ये सहायक होता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।